जय हिंद साथियों, राधे राधे। आप देख रहे हैं अवस्थी जी स्टडी पॉइंट एंड मस्ती के यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी का तीसरा चैप्टर कवर करेंगे। पहला चैप्टर हमने वर्णमाला और दूसरा चैप्टर हमने हिंदी से महत्वपूर्ण तथ्य कवर कर लिया था। अब आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना व वाक्य रचना। तो शब्द रचना और वाक्य रचना में आज हम कवर करेंगे क्या है शब्द, क्या है शब्द रचना, सब कुछ बताएंगे। और आज थोड़ी सी क्लास में हम ये वर्ण वाला कवर कर लेंगे, कैसे वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं शब्द, ये सब हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि मतलब जैसे किसी हिंदी की देवनागरी लिपि है, वैसे ही होता है कि लिपि कहते किसे हैं। तो आप निश्चित मानिए कि जैसे ही कोई हम वर्ण लिखते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कुछ चिन्ह निश्चित कर लेते हैं, और उसको लिखते हैं, तो उसी को वर्ण कहते हैं। मौखिक अगर आ जाए तो वो ध्वनि होती है, लेकिन अगर लिखित रूप माना जाए तो लिपि होती है। तो आपको क्या लिखना है, वर्णों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। वर्णों के लिखित रूप को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ध्यान रखना है, वर्णों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। अथवा इस तरीके से भी परिभाषा पूछी जा सकती है कि वर्णों को दिए जाने वाले रूप को, यानी जो भी हम वर्णों को रूप देते हैं, जिसके लिए हमने एक निश्चित चिन्ह घोषित कर रखा है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। इस तरीके से सबसे सिंपल परिभाषा ये हो सकती है, प्रतीकात्मक चिन्ह को हम क्या कहते हैं, लिपि। हमने कहा वर्णों के लिए हमने निश्चित चिन्ह निश्चित कर दिया कि का के लिए हमने क्या बनाया, हमने कहा ये चिन्ह है, का के लिए हमने ये चिन्ह बना दिया, तो ये क्या है, प्रतीक हो गया ना का। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक चिन्ह को लिपि कहते हैं। प्रतीकात्मक चिन्ह को लिपि कहते हैं। और अलग अलग भाषाओं की लिपि अलग होती है। हिंदी की कौन सी लिपि है, हिंदी की देवनागरी, पंजाबी की गुरमुखी होती है। इस तरीके से लिपि अलग अलग होती है हर भाषा की। नेक्स्ट आता है वर्ण किसे कहते हैं। यहाँ पे वर्ण बार बार आया था कि वर्णों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ वर्ण होता क्या है। तो किसी भी भाषा में ध्वनि के लिए एक निश्चित किया गया प्रतीकात्मक चिन्ह वर्ण कहलाता है। बात वही है घुमा फिरा के कि जो प्रतीक बना दिए हमने, सब कोई हमने अच्छी ध्वनि बोली, अब जब हम बोलते हैं तो वो क्या हो गई, ध्वनि हो गई, ठीक है। और जैसे ही हम लिख देते हैं तो वो वर्ण के रूप में हो जाती है। बात एक ही है, बस जब मौखिक रूप है तो ध्वनि है, और जब लिखित रूप है तो वर्ण है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। इसके आगे क्या लिखा है, इसी वर्ण की परिभाषा लिखा है, प्राथमिक लिखित समूह को वर्ण कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ये कई बार पूछी जा चुकी है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। कोई भाषा कहाँ से शुरू होगी, तो वर्ण से ही शुरू होगी। वर्ण मतलब अक्षर क्या होता है, अ प्लस क्षर, मतलब जिसका क्षरण ना हो, जिसको अलग अलग बांटा ना जा सके सार्थक शब्दों में या वर्णों में, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको वर्ण कहते हैं, ठीक है। वह छोटी से छोटी इकाई, यहाँ परिभाषा भी लिखी है, वह छोटी से छोटी इकाई या ध्वनि जिसके दो सार्थक टुकड़े नहीं हो सकते, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी वर्ण के सार्थक टुकड़े आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई भाषा की, वर्ण हो गए। अगर सबसे बड़ी इकाई पूछी जाएगी तो वाक्य हो जाएगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य हो जाएगी। अब वर्णों को जब हम मिला देते हैं तब क्या बन जाता है, हमारा शब्द। वर्णों को जब हम क्रमबद्ध समूह को मिला देते हैं तब क्या बन जाता है, शब्द बन जाता है। तो शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शब्द किसे कहते हैं। तो परिभाषा हमने आपको बता ही दी, क्या है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, शब्द वही माना जाएगा जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी न किसी तरीके से अर्थ निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस शब्द का अर्थ नहीं है कोई, तो वो शब्द नहीं है, ठीक है। तो अर्थ होना चाहिए। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ध्यान रखना है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सुनो, जैसे शब्द हमने, अगर शब्द जैसे यहाँ पे लिखा है, अलग से लिख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया वह लिखा है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक शब्द है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने ये वाक्य पूरा लिखा, जैसे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। और
तब यहाँ पे अगर वर्ण वैसे तो अलग अगर ना लिखा, वाक्य में ना प्रयोग हुआ हो, अलग ही लिखा हो कि वर्ण, ये लिखा वर्ण, तब ये क्या हो गया, तब हमारा हो गया ये शब्द। और जैसे ही हमने भाषा में प्रयोग किया, यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, जैसे ही हमने पूरा वाक्य में प्रयोग किया, तब ये वर्ण शब्द ना रहकर क्या हो जाता है, पद हो जाता है। तो ये बोलने का जैसे वाक्य में जैसे हम प्रयोग कर देंगे वो पद कहलाएगा, ना कि शब्द। ये बात ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पद किसे कहते हैं। तो जो शब्द होते हैं जब वो वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, ठीक है। यही लिखा है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है क्योंकि शब्द भाषा में प्रयोग हो जाते ही, यानी भाषा मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, वाक्य, वाक्य में प्रयोग हो जाने पर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। तो जैसे ही शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, पद बन जाएंगे, ठीक है। इतना याद रखना है, शब्द और पद में बस इतना ही अंतर होता है। जो शब्द होते हैं जैसे ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वो पद बन जाते हैं, ना कि शब्द रह जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वाक्य। वाक्य क्या होगा, अब जैसे पहले हमने वर्ण बताया, वर्ण से हमने क्या बना दिया, शब्द। जब सार्थक और क्रमबद्ध तरीके से हमने उनको मिलाया तो वो बन गए वो शब्द। अब शब्द को भी हम सार्थक तरीके से बना के एक, जैसे कि पहले हमने कर्ता, कर्म, क्रिया, इस तरीके से प्रयोग करते हैं ना, तो वो क्रमबद्ध और व्याकरणबद्ध, यानी व्याकरणबद्ध का मतलब क्या हो गया, व्याकरण के नियमों के अनुसार तब बनता है वाक्य, ना कि शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। ये कहना गलत हो जाता है, इसमें सीधी से परिभाषा लिखना है, शब्दों के व्याकरणबद्ध। देखो पहले हमें व्याकरण, यानी व्याकरण के नियमों का पूरा पालन करना है तभी वाक्य बनेगा। दूसरा क्या है, क्रमबद्ध। अब ये नहीं होना चाहिए क्रिया पहले आ गई, कर्ता बाद में जा रहा है, तब वाक्य पूरी तरीके से नहीं होता, यानी नियमों का पालन नहीं हो पाएगा फिर। नेक्स्ट इसमें लिखा है सार, व्याकरण, क्रमबद्ध और सार्थक समूह। अब जो भी वाक्य बनाए उसका अर्थ होना चाहिए, ठीक है, सही अर्थ होना चाहिए, तभी वो वाक्य बनेगा, ठीक है। तो ये वाक्य के लिए कंडीशन है, शब्दों के व्याकरणबद्ध, क्रमबद्ध और सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये कवर किया। अब हम बताते हैं वाक्य। हम पहले बता चुके हैं वाक्य क्या है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। सबसे छोटी इकाई हमने वर्ण बताई थी, लेकिन भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो वाक्य है, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, भाषा। जैसे पहले हमने वर्ण पढ़ा, फिर उसके बाद शब्द पढ़ा, शब्द से हमने वाक्य तक बना लिए। अब जब वाक्य हम बोलने लगते हैं पूरा पूरा तो वो भाषा का रूप हो जाती है, तब भाषा बन जाती है। तो अब भाषा क्या है, भावों, भावों मतलब विचार जो भी हमारे अंदर हैं उन्हीं को हम भाव कहते हैं, जो कि हम अंदर हों दूसरे को प्रकट करना चाहते हैं। तो अपने भावों को आदान प्रदान करते हैं, मतलब उसके भाव को, अपने भाव को हम उसको देते हैं और दूसरे वाले के भाव को हम समझते हैं। तो वो क्या है, तो भावों के आदान प्रदान को, भावों के आदान प्रदान के माध्यम को, मतलब जो भी भाव हम एक दूसरे को प्रदान कर रहे हैं उसके बीच जो माध्यम है उसी को हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है, माध्यम के आदान प्रदान करने के एक तरीका है, उसे भाषा कहते हैं। और हर कोई अपने अलग अलग भाषा से अपने भावों को आदान प्रदान करता है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, भावों की वाहिका भाषा है, एक ऑप्शन में दिया गया था भाषा भावों की वाहिका है। तो इस तरीके से काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन इसका सही सही अगर आपको हम बताएं तो ये है कि भाषा भावों की वाहिका है। मतलब वाहिका मतलब ले जाने वाली, यानी भाव को ले जाने वाली कौन है, तो भाषा है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये लाइन पूछी जा चुकी है और कई कन्फ्यूजन करके शब्द इधर उधर से करके पूछा गया था, तो बहुत कन्फ्यूजन हुआ था। ध्यान रखना है, भाषा भावों की वाहिका है। तब पूछा जाए भाषा क्या है, भावों की वाहिका, यानी भावों को एक दूसरे के पास पहुंचाती है, ठीक है। सीधे मतलब ये समझो, तो भाषा भावों की वाहिका है। आगे हम चलते हैं। अब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से डिवाइडेशन किया गया, ध्यान से देखते रहना है। शब्द, शब्द हमने पहले बताया था सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द होते हैं। तो सार्थक शब्द को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया है, मतलब 3 प्रकार से डिवाइड किया, ना कि 3, ठीक है। ध्यान रखना है, 3 प्रकार से डिवाइड किया। पहले क्या किया, उत्पत्ति के आधार पर, यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति, ध्यान रखना है, यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पर लिखा है। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों को बांटा है। दूसरा, हमने सार्थक शब्दों को रचना के आधार पर बांटा है। उत्पत्ति मतलब जन्म कहाँ हुआ उस हिसाब से हमने बांटा है, कैसे जन्म हुआ तो वो उत्पत्ति हो गई। रचना किस तरीके से हमने उनकी रचना की, बनावट, तो रचना और बनावट एक ही बात होती है, तो इसको देखना चाहिए रचना के आधार पर। और फिर हमने क्या, तीसरा हमने पार्ट भी इसमें लिया है, तीसरी तरीके से बांटा है सार्थक शब्दों को। अब चलते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द को भी बांटा है।
निरर्थक शब्दों को भी हमने बांटा है। तो निरर्थक शब्द कैसे होते हैं? निरर्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं। निरर्थक शब्द दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना है, एक विकारी और एक अविकारी। ये सब हम बताएंगे। सार्थक शब्द हमने बताया उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, ठीक है। ये सार्थक शब्द हमने बताया 3 प्रकार से। अभी हम अलग अलग तरीके से बताएंगे क्या होते हैं तत्सम, क्या होते हैं तद्भव, वो हम सब बताएंगे, ध्यान से सुनना। पहले हमने सार्थक शब्दों को 3 तरीके से बांटा, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर हम निरर्थक शब्दों की ओर बढ़े, वहाँ पर हमने विकारी और अविकारी, इतना हमने कर लिया। अब हम चलते हैं सार्थक शब्दों में उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार से शब्द बताए गए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हैं? वो हैं 4, तत्सम, तद्भव, विदेशज, संकर। ध्यान रखना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने हैं? 4, तत्सम, तद्भव, विदेशज, संकर। इसके बारे में हम अलग से डिटेल भी बताएंगे, लेकिन अभी सुन लो। ये पूरा अगर मैप तैयार कर लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो हमने सार्थक शब्दों को पहले 3 तरीके से डिवाइड किया, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार। अब हमने उत्पत्ति के आधार पर भी बांट दिया, तत्सम, तद्भव, विदेशज, संकर। उत्पत्ति मतलब कहाँ से इनकी उत्पत्ति, जैसे तत्सम संस्कृत से आए हुए, तद्भव हमने उनमें थोड़ा उल्टा सीधा जोड़ जाड़ के हमने हिंदी बना ली तो वो तद्भव हो गए, विदेशज मतलब विदेश से आए हुए, संकर मतलब मिला जुला के बना दिए गए। तो इस तरीके से उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े। फिर रचना के आधार पर, रचना कैसे मतलब कि कुछ शब्द होते हैं इनको तोड़ के अलग किया जाता है, कुछ शब्दों को नहीं जोड़ के कुछ में कुछ मिला यौगिक बना देते हैं, जैसे 2 शब्दों को मिला लिया तो यौगिक बन गया। तो इस तरीके से हमने रचना के आधार पर शब्द कितने बांटे हैं? 3 तरीके से, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। फिर से याद रखना, रचना के आधार पर शब्द 3, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। और ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं और इसमें कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान से देखना है। उसके बाद अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर क्या होता है? अर्थ के आधार पर हमने शब्द बांटे हैं 4 प्रकार से, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। अभी किसी क्लास में कोई हिंदी को बता रहा था, तब उसमें लिख के आया एकार्थी, तो वो सीधे सीधे समझ गया कि एक अर्थी। यहाँ पर एक अर्थी उस तरीके नहीं समझना जैसे वो अर्थी मरने वाली अर्थी, यहाँ पे अर्थ वाली अर्थी है, ठीक है, जिसका कोई अर्थ होता है। तो एक अर्थ वाले को हम क्या कहते हैं? एकार्थी। अनेक अर्थ वालों को, मतलब एक शब्द होता है उसके अलग अलग अर्थ होते चले जाते हैं, तो अनेकार्थी। समानार्थी मतलब समान अर्थ वाले, जैसे हमने घर कहा और गृह कह दिया तो फिर क्या हो गया? समानार्थी। विपरीतार्थी जैसे सान्या सौम्य विपरीतार्थी, एक दूसरे लड़ती रहती है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जिनका अर्थ विपरीत हो, जैसे आना जाना, आना जाना विपरीत हो गया। तो इस तरीके से विपरीत होते हैं। अब हम चलते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं। तो हमने आपको बता दिया शब्द कितने प्रकार के, 2 सार्थक, निरर्थक। सार्थक शब्द 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। निरर्थक शब्द 2 प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, विकारी और अविकारी। और सार्थक शब्दों में जो हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़े वो 4 प्रकार के, तत्सम, तद्भव, विदेशज, संकर। रचना के आधार पर हमने 3 प्रकार से पढ़े, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। उसके बाद अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। तो इस तरीके से हमने कवर किया। अब हम इसके आगे चलते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? यहाँ पे रूढ़ लिखा है, ध्यान रखना, रूढ़ शब्द लिखा है यहाँ पे। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जब एक शब्द का एक विशेष अर्थ निकलता है तो उसे रूढ़ कहते हैं। दूसरे शब्दों में सिंपल समझो, इसके आप अगर 2 टुकड़े करने चाहो तो टुकड़े नहीं कर पाओगे, सार्थक टुकड़े आप नहीं कर सकते, तो वो रूढ़ शब्द है। जैसे गाय, अब गाय को आप तोड़ के देख लो, क्या उसका कोई फिर अर्थ रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। जैसे हमने गा तोड़ा, या तोड़ा, तो फिर उसका अर्थ नहीं रह जाता है। तो सार्थक टुकड़े नहीं किए, जैसे मक्खी, आलू, कुर्सी, काठ, सोना, चिड़िया, चींटी आदि। तो ऐसे बहुत से शब्द बन जाएंगे जिनके आप टुकड़े नहीं करते, बट ज़्यादातर छोटे शब्द ही होते हैं, तो उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। उसके बाद आता है योग रूढ़। अब इसमें योग लग गया तो इसमें मतलब कुछ जुड़ेगा, इसमें कुछ जुड़ेगा। तो वह शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, किंतु मूल शब्द का अर्थ उसमें प्रयोग होने वाले दोनों अर्थों से भिन्न होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? एक आपने पढ़ा होगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास पढ़ा है? तो बहुब्रीहि समास के जो भी शब्द आते हैं, जैसे दशानन, 10 हैं, आनन मतलब मुख, तो उनको क्या हमने बताया था? दशानन, यानी अलग अलग शब्द हैं, 10 प्लस आनन, लेकिन अगर वो अर्थ निकालते हैं तो क्या किसके लिए निकलता है? रावण के लिए निकलता है।
ठीक है। तो ऐसे हमने पीताम्बर, अलग अलग शब्द हैं लेकिन अर्थ किसी तीसरे के लिए निकलेगा, उनका मूल शब्द से कोई लेना देना, यानी जो भी बहुब्री समाज, जब हम समाज पढ़ाएंगे तो बताएंगे बहुब्री समाज के आने वाले शब्द क्या ज़्यादातर होते हैं, वो योग रूढ़ होते हैं। ध्यान रखना है, इतना ही काफ़ी है, इतना याद रखने के लिए। अब हम आगे चलते हैं, आगे स्लाइड पर। आगे हमारे पास है, जैसे हमने यहाँ पर योग रूढ़ को समझाया भी अलग से, तो ऐसे शब्द जो योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे चारपाई। चारपाई क्या है, अब इसमें देखो, एक तो चार लगा है, चार, चार का मतलब चार होता है, और पाई का मतलब पैर होता है। अब चार और पैर अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसको हमने जब मिलाया तो क्या बन गई हमारी खटिया। क्या बन गई खटिया, वो चीज़ अलग है, और चार अगर बोलोगे तो वो अलग, तो गिनती पे ध्यान जाएगा, और पाई के ऊपर तो पैर पैर ध्यान आएगा, लेकिन अब इसको जब हम मिलाते हैं तो हमारी बन जाती है खटिया। ठीक है। तो ऐसे ही गुलाब जामुन, घनश्याम, घनश्याम मतलब घनश्याम, घन और श्याम अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जब इनको हम बोलते हैं तो किसके लिए बोलते हैं, ध्यान है भगवान कृष्ण को, एक दंत दया दंत चार भुजाधारी वाला। तो एक दंत क्या है, एक दंत कौन है, गणेश जी। ठीक है। पंकज, पंख प्लस जा, मतलब कीचड़ में जन्मा हुआ, उसके लिए हमने क्या कह दिया, पंकज, कमल। ठीक है। आगे चलते हैं। यौगिक, यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द वे होते हैं, वे शब्द जो मूल रूप से, वे शब्द जो मूल शब्द में कुछ भी जोड़ देने पर बनते हैं। जैसे अब यौगिक शब्द कैसे बनेंगे, यौगिक शब्द के लिए हमें जो शब्द होगा मूल शब्द, उसमें या तो उपसर्ग जोड़ना पड़ेगा या प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से हम, या फिर दोनों के योग से बना देंगे, तो और दो समान शब्दों से जब मिलाएंगे तब भी वो हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे यौगिक होते हैं, अलग अलग चार प्रकार से जोड़ के बनाए जा सकते हैं, चार प्रकार से जोड़ के यौगिक शब्द बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखना है, चार प्रकार से जोड़ के यौगिक शब्द बनाए सकते हैं उपसर्ग से। उपसर्ग से कैसे, जैसे मूल शब्द इसमें क्या है, मूल असमय लिखा है, इसमें मूल शब्द क्या है, समय, इसमें हमने आ लगा दिया, तो ये हमारा आ क्या हो, उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द से पहले लगते हैं, जो शब्द से पहले लगाकर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे समय शब्द था, और असमय मतलब बेकार समय आ जाते हैं, जिसका कोई समय नहीं है, तो असमय हो गया। शर्म, शर्म मूल शब्द है, लेकिन जब हमने इसमें बे प्रत्यय उपसर्ग लगा दिया, बे उपसर्ग लगा दिया, तो हो गया हमारा बेशर्म। ठीक है, इसको शर्म ना हो, बेशर्म हो जाता है। यहाँ पर आवश्यक शब्द मुख्य होता है, लेकिन जब हमने अना, अन लगाया इसमें शब्द, अन प्लस आवश्यक, तो अन हमने उपसर्ग लगा दिया, तो आवश्यक में जब अन उपसर्ग लगा दिया तो अनावश्यक, और इसका अर्थ बिल्कुल पलट गया है, आवश्यक और अनावश्यक। ठीक है, दोनों के मतलब आवश्यक बहुत ज़रूरी हो जाता है, अनावश्यक कोई ज़रूरी नहीं। ठीक, फालतू का ऐसे ही बदलता है। तो यानी मूल शब्द इसके जो पहले लगा देते हैं तो वो उपसर्ग से बनते हैं, यानी उपसर्ग से हमने यौगिक शब्द बना लिया। फिर प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, मूल शब्द के जो बाद लगाए जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कठिनाई, जैसे कठिनाई, पहले कठिन इसमें मूल शब्द है, कठिन इसमें मूल शब्द है, और आई हमने प्रत्यय लगाया है, तो क्या हो गया, कठिनाई। तो प्रत्यय के योग से हमने यौगिक शब्द बना लिए। सज्जनता, सज्जन मूल शब्द है, सज्जन मूल शब्द है, और इसमें हमने क्या लगा दिया, ता प्रत्यय लगा दिया, तो सज्जनता हो गया। अमीरी, अब इसमें अमीर शब्द जो है मूल शब्द है, और इसमें हमने ई प्रत्यय लगाया तो बन गया हमारा अमीरी। तो यौगिक शब्द इस तरीके से बन गए दो, एक उपसर्ग से हमने बता दिया, फिर प्रत्यय। अब दोनों के योग से देखो, प्रसन्न लिखा है, प्रसन्न लिखो, इसमें केवल अभी प्रसन्न देखो। अब इसके पहले हमने लगा दिया आ, तो हो गया अप्रसन्न, और लास्ट में हमने लगा दिया प्रत्यय ता, तो अप्रसन्नता। तो कहना मतलब इसमें उपसर्ग भी छुपा हुआ है और प्रत्यय भी, तो इस तरीके से हमने यौगिक बनाया। अकथनी, कथन शब्द होता है, उससे पहले हमने आ उपसर्ग लगा दिया तो अकथन, और ई ये होता है, तो ये जो प्रत्यय वो जोड़ दिया हमने, तो क्या हो गया अकथनी। अपूर्णता, पूर्ण शब्द होता है, लेकिन जैसे हमने आ लगाया उपसर्ग तो हो गया अपूर्ण, और ता प्रत्यय लगा दिया तो अपूर्णता। यानी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाकर भी हमने यौगिक शब्द बना लिए। और क्या है, दो असमान शब्द। अब जैसे दो असमान शब्द यहाँ पे लिखा है, दो असमान शब्द, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये असमान शब्द लिखा है। दो असमान शब्दों के योग से हम यौगिक शब्द बना देते हैं। घुड़सवार, ये घुड़ एक शब्द है, दूसरा सवार, यानी घुड़ सवार अलग अलग हैं, और उनको हमने बना दिया घुड़सवार, यानी घोड़े की सवारी करने वाला। ठीक,
पाठशाला, यानी पढ़ने के लिए जो शाला होती है पाठशाला, इसमें भी दो शब्द हैं, एक पाठ है एक शाला है, ठीक है। उसके बाद विद्यालय, एक विद्या शब्द है इसमें, एक आलय शब्द है, तो विद्यालय बन गया, ठीक है। प्रसन्न मुख, प्रसन्न है और फिर दूसरा शब्द है मुख, यानी ये अलग अलग शब्द से हमने समान शब्दों के मिलाकर एक शब्द बनाया, तो वो यौगिक शब्द हो गया। अब हम चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हमने पहले बताया था 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो इस तरीके से हमने 4 बताए थे। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तत्सम। अब हम पहले भी बता चुके हैं, वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं, वे शब्द जो संस्कृत से आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। यानी संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों उठा लिए जाएं तो वो हो जाते हैं हमारे तत्सम। जैसे हरिद्रा, हरिद्रा माने क्या होता है, अगर शुद्ध देखो, हल्दी की शुद्ध हिंदी क्या होती है, हरिद्रा होती है, और हरिद्रा हमारा संस्कृत का शब्द है, इसीलिए इसको तत्सम कहते हैं। जैसे चंद्रिका, चंद्रिका माने क्या होता है, चांदनी होता है, यानी चांदनी शब्द हिंदी का है, और अगर उसका शुद्ध रूप पूछा जाता है तो हो जाता है हमारा चंद्रिका, ठीक है। उसके बाद अग्निष्टिका, अग्निष्टिका मतलब अंगीठी, अंगीठी, अग्निष्टिका मतलब अंगीठी होता है, अंगीठी। तो अंगीठी, अग्निष्टिका, अग्निष्टिका संस्कृत का शब्द है इसलिए तत्सम है। हस्ती, हस्ती माने होता है हाथी, हस्ती माने होता है हाथी, हंसना मत समझना है, पर हस्ती माने होता है हाथी। अट्टालिका, अट्टालिका माने अटारी के लिए कहा जाए। निर्गलन मतलब गलने वाला, गलने से संबंधित ये शब्द है निर्गलन, निगलना, इसको मान सकते हैं निगलना, निर्गलन लिखा है तो इसको, इसकी हिंदी होती है जो निगलते हैं हम, वही निगलना इसका अर्थ होता है। प्रतिवासी, प्रतिवासी का मतलब होता है पड़ोसी, प्रतिवासी मतलब ये संस्कृत के शब्द हैं, इनका मूल हिंदी में अर्थ दूसरा हो जाता है, लेकिन जब शुद्ध शब्द लिखने को आता है तो हमें संस्कृत वाले शब्दों को प्रियोरिटी देनी पड़ती है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने तत्सम समझ लिया। अब हम चलते हैं तद्भव। तद्भव क्या होता है, वे शब्द तत्सम शब्दों की वर्तनी बदलकर हिंदी में प्रयोग किया, मतलब पहले संस्कृत लोग बोलते थे उसको थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर अब हम हिंदी बोलने लगे, तो उस तरीके से वो शब्द हो गए तद्भव। अब ये कौन कौन से शब्द होते हैं वो हम बताते हैं। जैसे वही हमने अर्थ यहाँ पे लिख दिए हैं शायद, यहाँ जैसे हरिद्रा हमने तत्सम लिखा था, उसमें हमने थोड़ा तोड़ा मोड़ा बोलने में हम हल्दी बोलने लगे, तो वो हो गया हमारा हिंदी का। चंद्रिका चांदनी, अंगीठी अग्निष्टिका बोला था, हाथी हस्ती हमने तत्सम में बोला था, अटारी अट्टालिका, निगलना निर्गलन बोला था, और पड़ोसी प्रतिवासी बोला था, ठीक है। तो ये हमारे तद्भव शब्दों के। विदेशी शब्द मतलब जो विदेश से आए, यानी हमारे देश में नहीं है, उनका मूल रूप कहीं और से है और हिंदी भाषा में बाद में प्रयोग होते हैं, यानी वो कहीं दूसरी भाषा में प्रयोग किए जाते थे, लेकिन धीरे 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 वो अब हम बोलने लगे थे। जैसे हम इंग्लिश के बहुत सारे शब्द इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो विदेश का शब्द इंग्लिश है, लेकिन जब हम बोलने अपनी भाषा में प्रयोग करने लगते हैं वो क्या हो जाते हैं, विदेशी शब्द हो जाते हैं। जैसे, और इन्हीं विदेशी शब्द को आगत, आगत भी कहते हैं। आगत मतलब आने वाला, यानी कहीं दूर से आने वाला, तो उसको आगत बोल दिया, चाहे विदेश से बोल लो चाहे आगत बोल लो, ठीक है। जैसे हम आगत स्वर शायद हमने आपको नहीं बताया था, आगत स्वर क्या होता है, जो कहीं से आया। जैसे डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर शब्द में हम ऊपर कुछ वो बनाते हैं चंद्र बिंदु जैसा, लेकिन वो चंद्र बिंदु नहीं होता, उसमें हम बिंदी नहीं लगाते हैं, चंद्र बना देते हैं आधा, उसमें बिंदी नहीं लगाते हैं, इतना ही अंतर होता है। वो आगत, आगत शब्द में प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है वो चीज़, ठीक है। तो वे शब्द जो मूल रूप से हिंदी भाषा के नहीं होते, किंतु हिंदी भाषा में हिंदी शब्दों की भांति ही प्रयोग किए जाने लगते हैं, वही बात हुई। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, आगत या विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे गमला, गमला हमारा हिंदी का शब्द नहीं है। आलपिन हमारा हिंदी का शब्द नहीं है। ट्रेन सबको पता है हिंदी का शब्द नहीं है, जबकि नॉर्मली इंग्लिश में यूज होता है। रिक्शा, रिक्शा भी हमारा शब्द नहीं है, ज़्यादातर जापानी शब्द है ये। लाइलाज भी अपना शब्द नहीं है। तो ये विदेश से आए हैं, यानी दूसरी भाषा से आए हैं, लेकिन धीरे धीरे प्रयोग करते हैं। कोई विदेशी आक्रमणकारी आए, वो यहाँ रहने लगे, उनके शब्द हम बोलने लगे, तो इस तरीके से ये हमारी भाषा में शामिल हो गए। तो ये हैं विदेशी शब्द। अब हम पढ़ेंगे शंकर। अब शंकर भगवान यहाँ पे नहीं समझना है, यहाँ पे समझना है शंकर शब्द, ठीक है। शंकर या मिश्रित, पहले ही शंकर शब्द बोल रहे थे तब आपको नहीं समझ, मिश्रित तब मतलब मिला जुला। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द मिलाकर, जैसे हमने एक विदेशी शब्द ले लिया, एक अपने यहाँ का शब्द ले लिया, तो वो हमारे क्या हो गए, मिले जुले शब्द हो गए। अब इसमें कौन कौन से शब्द होते हैं, टिकट, घर, टिकट। अब टिकट इंग्लिश शब्द है और घर क्या है हमारा, घर हमारा शब्द है हिंदी का। तो टिकट घर क्या हो गया,
एक संकर शब्द हो गया, एक इंग्लिश भाषा का हुआ, एक हिंदी भाषा का हुआ, तो टिकट घर दो भाषाओं से मिलकर बना है। तो इसी ऐसे ही शब्दों को हम संकर या मिश्रित शब्द कहते हैं। जांच करता, अब जांच करता अलग अलग शब्द हो गए ना, अलग अलग भाषाओं के शब्द हो गए। रेल गाड़ी, ये भी अलग अलग भाषाओं के, रेल और गाड़ी, गाड़ी हमारे भाषा का शब्द हिंदी का है और रेल इंग्लिश भाषा। तो इस तरीके से हमने अलग अलग संकर शब्द पढ़ लिए। अब अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ये इसको अलग से पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब हम एक एक करके शब्द बताएंगे कि एक अर्थ वाले शब्द कौन से हैं, तब वहाँ पे हम कवर कर देंगे पूरा। तो इतना ही याद रखना है, अर्थ के आधार पर 4 शब्द होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। एकार्थी मतलब एक अर्थ वाले, अनेकार्थी मतलब अनेक अर्थ वाले, समानार्थी जिनके अर्थ समान होते हैं, विपरीतार्थी जिनके एक दूसरे के अपोजिट शब्द यानी विलोम शब्द को ही हम विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ वालों को विपरीतार्थी का शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं हम निरर्थक शब्दों के बारे में। यहाँ पे थोड़ा समझ के चलना है। निरर्थक शब्द मतलब जिनके मूल अर्थ नहीं निकलता है, एक विशेष ही अर्थ होता है, तो उनको हम निरर्थक अर्थ शब्द कहते हैं। अब ये मत समझना इनका बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं, इनका इनडायरेक्टली मतलब होता है, ठीक है। किसी विशेष के लिए जब हम प्रयोग करते हैं तो निरर्थक शब्द होते हैं। बस लिखने के लिए निरर्थक लिख दिया, लेकिन ये प्रयोग में होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं विकारी और अविकारी। इसी में निरर्थक शब्दों को 2 प्रकार से बांटा गया, विकारी, अविकारी। विकार लोग कहते हैं इसको कौन सा विकार है, ये कैसे चलता है, तो इस तरीके से विकार शब्द वहीं से बना है। विकार मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, और अविकार मतलब कोई गड़बड़ नहीं कर सकते, कोई गड़बड़ नहीं है, तो वो अविकारी। ऐसे समझ सकते हो, जैसे लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा। अच्छा, अच्छा लड़का अच्छा, जैसे गेंद अच्छी, तो अच्छा क्या हो गया, गेंद की विशेषता क्या है कि वो अच्छी है, तो अच्छा मतलब यहाँ पे विशेषण हुआ। चलता, चलना क्या होता है, क्रिया होती है। मैं सर्वनाम। तो अब याद रखना विकारी शब्द कौन होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक, क्रिया विशेषण और विस्मादिबोधक। तो यहाँ पे और मतलब जब हम किसी वाक्य को 2 शब्दों को जब जोड़ते हैं तो और के बाद से जोड़ते हैं, तथा के बाद से, वो होते हैं हमारे समुच्चय बोधक। वास्ते मतलब किसी से संबंध होता है कि हम इसके वास्ते जा रहे हैं, उसके वास्ते जा रहे हैं, तो वो हमारा संबंध दर्शाता है, तो उसको हम बोलते हैं संबंध बोधक, ठीक है। आगे क्या लिखा है, कल। कल क्या है, जब जैसे जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे मैं तेज चलता हूँ, अब चलना है, ठीक है, लेकिन तेज शब्द क्या है कि तेज जो है वो क्रिया की विशेषता बढ़ा, ना कि संज्ञा सर्वनाम। जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएगा तो वो विशेषण होगा, और जैसे ही वो क्रिया की विशेषता बताने लगेगा वो क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। इतना डिफरेंस है। तो कल, मैं कल जाऊंगा, अब जाऊंगा कब जाऊंगा पूछा जाता है, तो जाऊंगा की विशेषता कल, कल जाऊंगा, तो ये हमारा क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद सावास। सावास क्या है, हमारा विस्मादिबोधक। जब ध्यान रखना विस्मादिबोधक के आगे हमेशा ये चिन्ह लगा ही होता है, तो इसको पहचानने में कोई दिक्कत होती नहीं है, चाहे विस्मादिबोधक वाक्य हो चाहे शब्द हो, ये शब्द यही हो, यहाँ पे ये शब्द का प्रयोग होना ही होना। जैसे सावास, बहुत अच्छा, लगा दिया यहाँ पे विस्मादिबोधक चिन्ह, तो वो विस्मादिबोधक शब्द होते हैं। तो इस तरीके से हमने विकारी और विकारी, और इसका हम डिटेल से समझते हैं विकारी और विकारी को थोड़ा एक बार फिर से। आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। तो विकारी शब्द हालांकि हम बता चुके हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता, वे वचन जिन पर लिंग वचन पुरुष का प्रभाव पड़ता है विकारी, और जिन पर नहीं पड़ता है वो अविकारी। हमने कहा जिनमें विकार आ जाए। अब जैसे हमने बोला लड़का, लड़का क्या है, अब लड़का का अगर हम चाहें तो लिंग बदल सकते हैं, जैसे उसको लड़की बदल गया, वचन लड़का बोला, लड़के भी बोल सकते हैं, तो इसमें वचन बदल गया। जैसे लिंग हमारे यहाँ कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। लिंग यहाँ पर कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो लिंग यहाँ पर कितने प्रकार के बताए हमने, 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और वचन हमारे हिंदी में कितने हैं, 2 प्रकार के वचन हैं, एक वचन और बहु के वचन यानी बहुवचन, ठीक है। तो इस तरीके से 2 वचन है, 3 लिंग हैं, और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार के पुरुष हैं। अब ये पुरुष वो वाला ना समझना आदमी वाला, ये पुरुष बोलने के तरीके में कौन किसको हम प्रियोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं
वही प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष में क्या आता है, जैसे जब हम अपने खुद के लिए यानी मैं करूँगा तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, तो मैं क्या हो गया हमारे पास, मैं उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इस तरीके से याद रखना है। और मध्यम पुरुष जैसे हम तुम्हारे के लिए बात करेंगे तो तुम क्या यहाँ पे हो गए, मध्यम पुरुष। तो इस तरीके से याद रखना है। ये होते हैं हमारे पुरुष। तो लिंग हमने बताया तीन लिंग होते हैं, वचन 2 होते हैं और पुरुष 3 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब इन पर प्रभाव पड़ता है तो विकारी और ना पड़े तो अविकारी। अब प्रभाव किस पर पड़ेगा, जैसे संज्ञा वाले शब्द हैं, संज्ञा क्या होता है, लड़का भी संज्ञा, लड़की भी संज्ञा, लेकिन इसमें लिंग बदल जाता है। ठीक है, सर्वनाम वह करता है, वह करती है, तो वह सर्वनाम शब्द 2 वाह है लेकिन उसका लिंग बदल रहा है। अब वचन की बात आती है, जैसे वचन लड़का और लड़के, ये लड़का बोलते हैं तब एक वचन है, और जैसे ही हम लड़के करते हैं शब्द को तो वो वचन हो जाता है। पुरुष मैं और हम जब पुरुष में बदलते हैं तो मैं और हम में भी पुरुष बदलते रहते हैं। तुम के लिए हम इस्तेमाल कर देते हैं, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से पुरुष में जब परिवर्तन होता है तो विकारी शब्द यानी विकार आता है, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है। विकार का शब्द मतलब यही है कि परिवर्तन आना, वही विकार शब्द है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वो विकारी शब्द हैं। जैसे लड़का को हम लड़की बना सकते हैं, अच्छा का अच्छी बना सकते हैं, मैं को हम बना सकते हैं, चलता का चलते बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वाले शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हीं को हम विकारी शब्द कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जिन पर लिंग वचन पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता। लिंग हम बता चुके हैं 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वचन एक वचन और बहु के वचन, पुरुष 3 पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो इस तरीके से इन पर जब प्रभाव नहीं पड़ता है, अब वो कौन से शब्द होते हैं, जैसे और में आप कहीं इस्तेमाल करो, जैसे रीता और सीता, तब भी कोई प्रभाव नहीं। राम और श्याम, तब भी हम और ही लिखेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, ना तो इस पर लिंग का प्रभाव पड़ा। वचन चाहे कितने के लिए भी हो, वे दोनों और वे तीनों, तब भी इस शब्द पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, जब सीधे समझे तो शब्द बदलते ही नहीं, वो अपने मूल शब्दों में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है, तथा कभी नहीं बदलता होगा, चाहे एक वचन में प्रयोग हो रहा है, चाहे बहुवचन में, चाहे लड़के के साथ प्रयोग हो रहा है, चाहे लड़कियों के साथ, तथा वैसे ही लिखा रहता है। वास्ते भी शब्द किसके वास्ते, रिया के वास्ते, सौम्या के वास्ते, या आरब के वास्ते, कुशाग्र के वास्ते। तो इस तरीके से शब्द बदलते नहीं, वास्ते वैसे ही लिखा रहता है, तो ये अविकारी शब्द है। कहने का मतलब जो बदल जाए इन तीनों चीज़ों के, लिंग, पुरुष और वचन के साथ, वो विकारी, और जो ना बदले वो विकारी। तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से चैप्टर कवर कर लिया है, और शायद मेरे हिसाब से आपको क्लास समझ में भी आ गई होगी। मात्र आधे घंटे में हमने ये पूरा चैप्टर कवर कर लिया, जिसके लिए आपको कहीं अगर और भी क्लास करते हैं तो पूरा 3 क्लासें लग जाती हैं, लेकिन हमने मात्र आधे घंटे में कवर किया है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ऐसे ही हम हिंदी एसएससी जीडी के लिए पूरी कंप्लीट करा देंगे, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दो, कोई सा एसएससी का एग्ज़ाम दो, और चाहे बीपीएससी, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, किसी का भी एग्ज़ाम अगर हिंदी से रिलेटेड है तो यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। एक आध क्वेश्चन की तो हम कह नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन हिंदी से यहीं से आ जाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, राधे राधे।